हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था अकाउंटेंसी का। हमने बेसिक अकाउंटेंसी के फीचर्स समझे थे, उसकी डेफिनेशन समझी थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस और एडवांटेजेस समझे थे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो जो भी नॉर्मल टर्म्स बेसिकली अकाउंटिंग वर्ल्ड में यूज़ होते हैं वो सारे टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, कंसेप्चुअली समझेंगे इसे, लॉजिकली चलेंगे। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हम बुक को फॉलो नहीं करेंगे। जिस सीक्वेंस में बुक में टर्म्स को समझाया गया है हम उस सीक्वेंस में नहीं चलेंगे। रादर हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि किस टर्म का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब स्टोरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं बिजनेस के सेंस में बोलूँगा, तो हमें एक बिजनेस खड़ा करना होगा एंड हम जैसे जैसे उस बिज़नेस को चलाएंगे हम उस बिज़नेस में आने वाली सभी अकाउंटिंग टर्म्स को समझते जाएंगे। ठीक है, बिज़नेस यहाँ पर हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमने एक बिज़नेस शुरू करा कपड़ों का, जिसका हमने नाम रखा ABC एंटरप्राइजेस। मैं चाहूँगा आप सभी लोग जिसने भी कभी ना कभी आप किसी कपड़े की दुकान पर गए होंगे, कपड़े की शॉप पर गए होंगे, मैं चाहूँगा आप लोग उसको इमेजिन करो कि अगर वो शॉप आपकी होती या आप उस शॉप को चला रहे होते तो आपको डे टू डे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें एनकाउंटर करनी पड़ती, और फिर हम उन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे मानते हैं कि हम और आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ABC एंटरप्राइजेस। ठीक है, पहली चीज़, अगर ये मानते हैं कि ये बिजनेस मैं अकेले शुरू कर रहा हूँ, उससे भी पहले एक बात डिस्कस कर लेते हैं। जो भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो या जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है, चाहे वो आप बिजनेस अकेले कर रहे हो, अगर आप बिजनेस अकेले कर रहे हो तो आपको क्या कहा जाएगा? प्रोप्राइटर। जहाँ पर केवल बिजनेस का एक ही ओनर होता है उसे कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। उस बिजनेस को हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप और उस व्यक्ति को हम कहते हैं प्रोप्राइटर। यदि ये बिजनेस आपने किसी अपने दोस्त के साथ या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर शुरू करा तो इस बिजनेस को हम कहेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, सिंपल सी चीज़, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं तो इसे पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। यदि ये बिजनेस आप अकेले कर रहे हैं तो इसे प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। एक तीसरी फॉर्म और बिजनेस आपको बताई गई है बुक में, वो है कंपनी। ये आपका क्लास 12th में आएगा कंपनी, और इसे वहाँ पर डिटेल में समझेंगे। बट इसे अगर अभी समरी फॉर्म में समझना हो तो कंपनी वो होता है जहाँ पे बहुत सारे ओनर्स होते हैं, उसे हम कंपनी कहते हैं। जहाँ पे बहुत सारे ओनर्स होते हैं अलग अलग, उसे हम कंपनी कहते हैं। अकेले आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप होगा। एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ मिलकर कर रहे हो, पार्टनरशिप होगा। और जहाँ पर आपके हज़ारों लाखों ओनर्स होते हैं उसे हम कंपनी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी की बात। मान लेते हैं बिजनेस मैंने अकेले खोला और मैंने इस बिजनेस का नाम रखा ABC एंटरप्राइजेस। जो ये बिजनेस है इसे हम एंटिटी कहेंगे। ABC एंटरप्राइजेस हमारी क्या हो गई? एंटिटी हो गई। ठीक है जी, तो एंटिटी क्या होता है? कोई भी आपका बिजनेस, जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हो उसे हम एंटिटी कहते हैं। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे कपड़े का बिजनेस शुरू करा था। कपड़े का बिजनेस करते में हमें सबसे पहले बिजनेस करने के लिए क्या करना होगा? हमें बिजनेस करने के लिए सबसे पहले एक दुकान खरीदनी होगी, एक जगह हमें किराए पे लेनी होगी, या तो हम हो सकता है वो दुकान खरीदे या किराए पे ले। ठीक है, बट उससे भी पहले बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पैसा। सिंपल सी बात है, आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए पहले पैसा। मान लेते हैं हमारे पास अपना पैसा है जो हमने बिजनेस में लगाया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 10 लाख रुपए कैश पड़ा था। ठीक है, ये आपने पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया। क्लियर है? आपने 10 लाख रुपए पड़े थे, आपने कहा इस 10 लाख रुपए से मैं बिजनेस शुरू करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप एज अ ओनर अपनी तरफ से बिजनेस में लगा रहे हो, ठीक है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। ये था हमारा पहला टर्म। मैं जितने टर्म बोलता जाऊंगा मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम हर एक टर्म को समझेंगे, उसे मैं यहाँ पे नोट डाउन करता जाऊंगा ताकि हमें एट द एंड ऑफ द डे पता लग जाए हमने कितने टर्म्स कवर कर लिए।
तो जो भी आप पैसा अपनी तरफ से बिजनेस में लगाते हो, या अगर आप अपनी तरफ से पैसे के अलावा कोई और चीज़ भी लगाते हो, उसे हम कैपिटल कहते हैं। कोई और चीज़ क्या हो सकती है वो हम अभी देखेंगे आगे। ठीक है, आपने सोचा आप अपनी तरफ से 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाएंगे, जो आपने 10 लाख रुपए लगाया बिजनेस में, वो हो गया कैपिटल। एक हमने टर्म और कवर कर लिया, वो होता है एंटिटी। एंटिटी क्या है? जिस नाम से आपका बिजनेस है, जो भी आपका बिजनेस है उसे एंटिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को बिजनेस ABC एंटरप्राइजेस के नाम से करना है, तो ABC एंटरप्राइजेस क्या हो गई? एंटिटी। ठीक है, कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया, एंटिटी हमने डिस्कस कर लिया। कैश में आपको बता चुका हूँ, कैश तो बहुत सिंपल सी टर्म है, जो अपनी तरफ से पैसा लगा रहे हो वो अब आपके पास पैसा है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है? एक, आपको दुकान खरीदनी होगी या आप दुकान किराए पे लोगे। ठीक है, दूसरा आपको उस दुकान में माल भरना होगा। जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो वो आप सामान रखोगे ताकि आप वो सामान बेच सको। अब हम गए दुकान किराए पे लेने, मानते हैं हम दुकान किराए पर ले रहे हैं। ठीक है, हमें उसका कुछ किराया पे करना पड़ेगा, हमें उसके लिए 2 महीने की सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी एज अ रेंट। मान लेते हैं आपको एक दुकान किराए पर मिलती है जिसका रेंट है 20,000 रुपये महीना। ठीक है, आपने 2 महीने का रेंट एज अ सिक्योरिटी भी यहाँ पर जमा कराया, तो आपने सिक्योरिटी कितनी दी होगी? 40,000 रुपये। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये 40,000 रुपये आपको आगे जाके वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये पैसा आपको आगे जाके वापस मिलेगा। आप जिस दिन ये दुकान खाली करोगे, जिस दिन आप ये दुकान छोड़कर जाओगे, आपको ये 40,000 रुपये वापस मिलेंगे। तो ये आपकी सिक्योरिटी रखी हुई है। इस सिक्योरिटी को हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये अभी पेंडिंग है। ठीक है, आपने दुकान ले ली, किराया उसका चालू हो गया। अब आप क्या करोगे? दुकान में फर्नीचर रखोगे, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग कराओगे, ट्यूबलाइट्स वगैरह लगवाओगे, पंखे लगवाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपनी दुकान में लगवाओगे और उसके अलावा आप क्या करोगे? दुकान में माल भरोगे। ठीक है, फर्नीचर के लिए आपने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी घर में एक फर्नीचर है जो दुकान में काम आ सकता है। वो फर्नीचर की वैल्यू है 10,000 रुपये। मान लेते हैं वो फर्नीचर की वैल्यू आपकी है 10,000 रुपये। तो आप क्या करोगे? आप ये फर्नीचर घर से उठा के ले गए दुकान में लगाने के लिए कि हाँ जी मेरे पास ये 10,000 रुपये का फर्नीचर है, ये मैं अपनी दुकान पे रख लेता हूँ क्योंकि ये मेरी दुकान पे काम आ जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपने अपनी तरफ से बिजनेस में ये फर्नीचर लगाया। ठीक है, आपका ये अपनी पर्सनल चीज़ थी जो आपने बिजनेस में लगाई। आप ये अपने घर से बिजनेस में लेके गए। मैंने आपको कैपिटल की डेफिनेशन क्या बताई थी? जो कुछ भी आप बिजनेस में अपनी तरफ से लगाते हो वो कैपिटल होता है। आपने 10 लाख रुपए यहाँ पर बिजनेस में लगाए थे, ये आपकी कैपिटल हो गया। आपने फर्नीचर अपनी तरफ से बिजनेस में लगाया, ये आपकी कैपिटल हो गया। टोटल आपकी कैपिटल यहाँ पर कितनी हो गई? 1.1 लाख। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब आपने ये कर लिया। इसके बाद आपको दूसरा काम करना है माल खरीदने का। ठीक है, अब आपको जाकर माल खरीदना है। आपके पास 10 लाख रुपए कैश था, बिजनेस में लेके गए, आपने दुकान ले ली, 10,000 की 1.1 लाख हो गया। आपने कुछ खर्चा करा, उसका अब आपके ऊपर किराया चालू हो गया दुकान का जो कि 20,000 रुपये महीना है। आपने उसकी सिक्योरिटी दी जो 40,000 रुपये है। अब आप माल लेने गए, आपने क्या कहा? आपने सोचा कि मैं अभी 10 लाख रुपए हैं मेरे पास, जिसमें से मुझे कुछ खर्चा भी करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को माल तो चाहिए 12 लाख का, मगर मैं अभी उतने पैसे नहीं दे सकता। आप एक व्यक्ति के पास कपड़े खरीदने गए जो आप अपनी दुकान पर बेचोगे। मान लेते हैं उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर ए। ठीक है, आप इसके पास कपड़े खरीदने गए जो आप अपनी दुकान पर बेचने वाले हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको जितने रुपए का माल चाहिए आपके पास उतने रुपए नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं आपने यहाँ पर उसे 12 लाख रुपए का माल खरीदना चाहा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपने उससे 12 लाख रुपए का माल खरीदना चाहा। आपके पास इतना कैश नहीं है। आपने उसको बोला कि भैया मैं आपसे 7 लाख रुपए का माल तो कैश में ले लेता हूँ, मतलब इस 7 लाख रुपए के बदले में आपको पैसे अभी दे देता हूँ, बाकी 5 लाख रुपए का माल आप मुझे उधार पर दे दो, जो मैं आपको धीरे धीरे करके आपका उधार लौटाता रहूँगा। ठीक है, आप मुझे बाकी 5 लाख रुपए का माल उधार पर दे दो।
आपने 5 लाख रुपए का माल उधार पर लिया। जब किसी भी चीज को जब आप उधार पर लेते हो उसे हम कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, किसी भी चीज को आप उधार पर लेते हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट। तो जो आपने 5 लाख रुपए का माल उधार पर लिया ये आपके लिए क्या है? क्रेडिट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ ध्यान से समझिए। आपके पास 12 लाख रुपए का माल आ गया जिसके बदले आपने 7 लाख रुपए कैश दिया और 5 लाख रुपए आपने उधारी पे लिए। यहाँ पे बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स है समझने के लिए, तो हम एक एक करके समझते हैं। जो आपने उधार किया उसे आपने कहा क्रेडिट, सिंपल है। ठीक है, जिस व्यक्ति से आपने उधार पर सामान लिया वो व्यक्ति आपके लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। तो इस केस में हमने किससे उधारी पर सामान लिया था? मिस्टर ए से उधार पर हमने सामान लिया था, तो मिस्टर ए हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर। ये एक अकाउंटिंग टर्म है, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर लोग क्रेडिटर और डेटर में कंफ्यूज होते हैं। आप केवल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो अपने कि आपको किस व्यक्ति का उधार देना है। जिस भी व्यक्ति का या जिस भी कंपनी का आपको उधार देना है वो आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है। यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए मिस्टर ए को देने हैं तो मिस्टर ए आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है, क्योंकि आपको उनका उधार देना है। सिंपल। अब जो आपका 12 लाख रुपए का आपके पास माल आया, इस माल को हम क्या कहते हैं? इस माल को हम कहते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। ठीक है, ध्यान से समझिए। जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस किसी भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, जब आप वो माल खरीदते हो या उस माल को बेचते हो, उस माल को हम कहते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे हम यहाँ पे कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़ा हमारे लिए क्या होगा? स्टॉक होगा या इन्वेंट्री होगा। हमारी दुकान में फर्नीचर भी रखा है बट फर्नीचर कभी हमारे लिए इन्वेंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस कपड़े का है। ठीक है, हमारा क्लोथिंग का बिजनेस है, इसीलिए क्लोथ्स ही हमारे लिए इन्वेंट्री होंगे। समझ आया? यदि हमारा फर्नीचर का बिजनेस होता, यदि हमारा फर्नीचर का बिजनेस होता तो फर्नीचर हमारे लिए इन्वेंट्री होता। ठीक है, आप जिस चीज का बिजनेस करते हो वो माल वो सामान आपके लिए इन्वेंट्री होता है। क्लियर है? समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करा? हमने बिजनेस खोला, हमने दुकान ले ली, दुकान का किराया चालू हो गया। किराया हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। इसे हम एज एन एक्सपेंस यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, किराया हमारी दुकान का चालू हो गया। हमने बिजनेस में जो पैसे लगाया था वो कैपिटल है। हमने उस पैसे से माल भी खरीदा, थोड़ा सा माल हमने कैश में खरीदा, थोड़ा सा उधार पे खरीदा। जिस व्यक्ति से हमने उधार दिया वो हमारे लिए क्रेडिटर है। यहाँ तक समझ आ गया? अब क्या होगा? अब आपकी दुकान में सारी चीज़ें पूरी हो गई। अब आप माल बेचना चालू करोगे। आपने दुकान भी ले ली, बिजली की फर्नीचर फिटिंग्स भी करवा ली, जो हमने यहाँ पे फर्नीचर के नाम से कॉल करा, या इसे हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी कह सकते हैं, जो हमने ट्यूबलाइट पंखे वगैरह लगवाए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? हमारे माल बेचना चालू करेंगे हम। माल बेचने के लिए अब कोई आपको एक लड़का चाहिए जो आपका माल वहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, जो आपके कस्टमर्स को, ग्राहकों को आपका माल दिखाएगा बेचने के लिए। तो आपने दुकान पे अपने कुछ लड़के भी रखे, आपने 2 लड़के रखे, उनकी आप सैलरी पे कर रहे हो। मान लेते हैं दोनों की सैलरी मिला के बनती है 22,000 रुपये महीना। तो ये जो आप सैलरी पे कर रहे हो ये भी आपका एक खर्चा चालू हो गया। अब आपके देखे जाए तो 2 फिक्स महीने के खर्चे चालू हो गए, एक किराए का जो 20,000 रुपये महीना और एक सैलरी का जो 22,000 रुपये महीना। इसके अलावा आपकी दुकान का बिजली का बिल वगैरह भी आएगा, वो भी आपका क्या है? खर्चा है। ठीक है, इसके अलावा आपने दुकान में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगवाई, आपने दुकान में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगवाई, पंखा ट्यूबलाइट वगैरह लगवाया, मान लेते हैं उसमें आपका खर्चा हुआ 5,000 रुपये का। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो आप सैलरी पे कर रहे हो ये भी खर्चा है, जो आपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगवाई ये भी खर्चा है, जो आपने रेंट पे करा ये भी खर्चा है। अगर मैं बात करूं क्या रेंट आपको हर महीने पे करना पड़ेगा? हाँ। क्या आपको सैलरी हर महीने पे करनी पड़ेगी? हाँ। क्या आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हर महीने लगवाओगे? नहीं, ये खर्चा आपका वन टाइम है। ये आपने एक बार ट्यूबलाइट पंखे लगवा लिए जो आपके सालों साल चलेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझना, किराया पे करना, सैलरी पे करना, ये खर्चा आपको हर महीने करना पड़ेगा, मगर ट्यूबलाइट पंखे लगवाने का खर्चा आपका वन टाइम एक्सपेंडिचर है जो आपको सालों साल फायदा देगा।
कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको 1 से ज़्यादा साल तक मिलता है, कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको 1 से ज़्यादा साल तक मिलता है, वो आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका बेनिफिट आपको काफ़ी लंबे समय तक मिलता है, यूजुअली 1 से ज़्यादा सालों तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ये आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपका वन टाइम खर्चा है जिसका आपको काफ़ी समय तक फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के खर्चे को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो खर्चा जो आपका रीअकरिंग नेचर का है, जो आपका बार बार होता रहता है, जिसका फायदा आप हाथ की हाथ कंज्यूम कर लेते हो या विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम कर लेते हो, उस टाइप के खर्चे को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये दोनों हमारे क्या हो गए? ये हो गए हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? मूविंग ऑन, आपने दुकान पे लड़के भी रख लिए, अब आपने माल बेचना शुरू करा। ठीक है, आपके पास ग्राहक आए, आपने माल बेचना शुरू करा। कई बार हो सकता है आपके पास कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जिसको आपको उधारी पे माल देना पड़े। अगेन ध्यान से सुनिएगा, पहले आपने पीछे उधारी पे माल खरीदा था, हो सकता है अब आपको आगे उधारी पे माल बेचना भी पड़े। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको आगे उधारी पर माल बेचना पड़े। मान लेते हैं आपके पास एक कस्टमर ऐसा आ गया, मिस्टर एक्स, जिसने आपसे 7,000 रुपये का माल खरीदा और ये माल आपको उस व्यक्ति को उधारी पर देना पड़ा। उधारी पर देना क्यों पड़ा? वो आपकी उससे जान पहचान थी, आपको पता था वो व्यक्ति पैसे दे देगा, बट वो अभी पैसे नहीं लेके आया था, मान लेते हैं, तो आपको उसे माल ये उधारी पर देना पड़ा। अब जब आपने इसको उधारी पर माल दिया, आपको इससे पैसे लेने, ठीक है, तो जिस व्यक्ति को आप उधारी पर माल देते हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं डेटर। क्लियर है? कोई भी व्यक्ति जिसे आप उधारी पर माल दे रहे हो उसे हम कहते हैं डेटर। ठीक है, आपने यहाँ पर मिस्टर एक्स को माल दिया, मिस्टर एक्स को आपने 7,000 रुपये का माल बेचा उधारी पर, ये व्यक्ति आपको पैसे दे देगा, ये आपके लिए क्या है? डेटर। आपको जिसका उधार देना है वो व्यक्ति आपके लिए क्या है? वो व्यक्ति आपके लिए क्रेडिटर है। और आपको जिससे अपना उधार का पैसा लेना है वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए डेटर है। ठीक है, इस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है तो ये आपके लिए क्या है? डेटर। जिस व्यक्ति का आपको पैसा देना है वो आपके लिए क्या होगा? क्रेडिटर। इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, जिससे आपको पैसा लेना है वो डेटर है, जिसको आपको पैसा आगे देना है वो है क्रेडिटर। क्लियर है? हमने डेटर समझ लिया, हमने क्रेडिटर भी समझ लिया, हमने स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है वो भी समझ ली। अब समझते हैं बेसिक टर्म। जब आपने इसे माल बेचा होगा तो आपके लिए क्या हुआ? सेल हुई। ठीक है, माल बेचना आपके लिए सेल है। जो आप बिजनेस करते हो, जब आप उसका माल बेच रहे हो उसे हम कहते हैं सेल या फिर रेवेन्यू। ठीक है, कोई भी चीज़, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, जब आप वो माल बेच रहे हो उससे आने वाला पैसा आपके लिए क्या होता है? सेल होता है या रेवेन्यू होता है। आपने जब इसे 7,000 रुपये का माल बेचा तो आपको उस माल पे कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं कि वो फ़ायदे को हम क्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपने जब इसे 7,000 का माल बेचा तो मान लेते हैं वो माल आपको पड़ा था 5,000 रुपये का। ठीक है, जो आपने माल इसे 7,000 रुपये का बेचा वो माल आपको कितने का पड़ा? 5,000 रुपये का। ठीक है, इस 5,000 रुपये को हम क्या कहेंगे? इस 5,000 रुपये को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है? जो आपने माल बेचा उसकी आपको कॉस्ट कितनी पड़ी। ठीक है, बहुत सिंपल, जो भी आपने माल बेचा उसकी आपको कॉस्ट कितनी पड़ी, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस केस में हमने 7,000 रुपये का माल बेचा जो हमें 5,000 रुपये का पड़ा था, तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गई? 5,000 रुपये। अब आप मुझे बताओ कि इस केस में हमें प्रॉफिट कितने का हुआ या फायदा कितने का हुआ? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 7,000 का आपने माल बेचा
5,000 रुपये का वो आपको पड़ा था, तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ? 2,000 रुपये का। ठीक है, 2,000 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ। इस फायदे को हम क्या कहेंगे? इस फायदे को हम बोलेंगे प्रॉफिट। क्लियर है? इतना समझ आ गया? इस फायदे को हम क्या बोलेंगे? इस फायदे को हम बोलेंगे प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म होती है जो बिल्कुल प्रॉफिट के सिमिलर होती है, बट उसमें और प्रॉफिट में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, वो टर्म होती है गेन। अब समझते हैं गेन और प्रॉफिट में क्या फर्क है। मैं यहाँ से ये मिटा दे रहा हूँ जो हम चीज़ें वहाँ पर नोट डाउन कर चुके हैं। रेंट और सैलरी हमने नोट डाउन कर लिया एज एन एक्सपेंस, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स पे जो आपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे खर्चा करा, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है एंड्यूरिंग नेचर का। ठीक है, कैश हमें पता है, हमने लिख लिया है, इसे छोड़ देते हैं। रेंट हमें पता लग गया है, एक्सपेंस है, इसे भी यहाँ से फिलहाल के लिए हटा देते हैं। प्रॉफिट और गेन में फर्क समझते हैं। प्रॉफिट और गेन में क्या फर्क होता है, हम ये बात कर रहे थे। आपने ये जो सामान बेचते हो, कपड़े, इसे बेच के, क्योंकि हमारा बिजनेस कपड़ों का है, तो हमने कपड़े बेच के जो फायदा कमाया, दैट इज आवर प्रॉफिट। कपड़ों के अलावा यदि हमने कुछ और बेच के फायदा कमाया होता तो उसे हम गेन कहते हैं। ठीक है, गेन आपका वन टाइम नेचर का होता है, यूजुअली रिकरिंग नेचर का नहीं होता। प्रॉफिट आपका रिकरिंग नेचर का होता है। प्रॉफिट हमारा, तो अब रिकरिंग नेचर का क्या हो सकता है भाई? हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जब हम वो माल बार बार बेचेंगे तो हमें बार बार फायदा होगा। बार बार जब हमें सेम तरीके का फायदा होगा उस माल को बेच के, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट। ठीक है, नॉन रिकरिंग नेचर का और वन टाइम फायदा को हम क्या कहते हैं? गेन। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो हमारे लिए गेन कैसे हो सकता है? मान लेते हैं ये फर्नीचर जो हमने बिजनेस में लगाया था 10,000 रुपये का था। ठीक है, जब हमने बिजनेस में ये फर्नीचर लगाया है 10,000 रुपये का था। आज की डेट में मान लेते हैं मैं ये फर्नीचर बेच देता हूँ किसी और व्यक्ति को 13,000 रुपये में, तो ये फर्नीचर पे मुझे कितने का फायदा हुआ? 3,000 रुपये का फायदा हुआ। इस 3,000 रुपये के फायदे को मैं प्रॉफिट नहीं बोलूँगा, इस 3,000 रुपये के फायदे को मैं गेन बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे को वन टाइम फायदा हुआ है। अब मैं ऐसा तो करूँगा नहीं कि बार बार फर्नीचर लाके बेचना शुरू कर दूंगा, ऑब्वियसली वो मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस कपड़े बेचने का है, मैं कपड़े ही बेचूंगा। बट मेरे को एक मौका मिला, तो मेरे पास जो फर्नीचर था मैंने उसे बेच दिया और उसमें मुझे 3,000 रुपये का मुनाफा हुआ। उस मुनाफे को मैं कहूँगा गेन। जो मुझे नॉर्मल अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज से फायदा हुआ उसे मैं कहूँगा प्रॉफिट। ठीक है, और किसी भी तरीके के फायदे को हम क्या कहते हैं? इनकम। इनकम आपकी एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर प्रॉफिट और गेन दोनों आ जाता है। इनकम इज ऑलवेज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, हमारा पहले वाले केस में रेवेन्यू कितना था? 7,000 रुपये की सेल थी। हमने इसमें से माल कितने का बेचा? 5,000 रुपये का ही हमें माल पड़ा था जो हमने 7,000 का बेचा, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 2,000 का। दिस इज आवर इनकम। इस एग्जांपल में हमारा 10,000 रुपये का फर्नीचर था जो हमने 13,000 रुपये का बेचा। 13,000 इज आवर रेवेन्यू। रेवेन्यू में एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, 13,000 में सेल बोलूँगा, क्योंकि रेवेन्यू आपका यूजुअली बिजनेस से रिलेटेड होता है। और इस पर आपका खर्चा यानी कि आपको पड़ा कितने का था? 10,000 का। तो आपको इसमें जो फायदा हुआ दैट इज योर गेन विच इज 3,000। समझ आया? अब हमने रेवेन्यू डिस्कस कर लिया, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिस्कस कर लिया, हमने एक्सपेंसेस डिस्कस कर लिए, हमने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस्कस कर लिया। एक दोस्तों आपका और खर्चा होता है, वो होता है प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसे डिस्कस करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो सकता है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल है। प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस आपका होता है जस्ट लाइक योर प्रीपेड सिम कार्ड। आप मोबाइल का प्रीपेड सिम कार्ड लेते हो, उसमें क्या होता है? आप पहले रिचार्ज कराते हो, बाद में आप उससे कॉल वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ आपने पहले रिचार्ज कराया और बाद में आप उस सर्विसेज का फायदा उठा रहे हो, दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। तो इन अ सिंपल टर्म्स, कोई भी खर्चा जिसके लिए हम पहले पैसे पे कर रहे हैं और बाद में उसका फायदा उठा रहे हैं, वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होगा। क्लियर है? प्रीपेड एक्सपेंस का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका प्रीपेड सिम कार्ड। आपने पहले पैसे दिया, आपने पहले रिचार्ज कराया, उसके बाद आप कॉल कर सकते हो, उसके बाद आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे, कोई भी खर्चा जिसके लिए आपने पहले पैसे दे दिए, जिसका आप बाद में फ़ायदा उठाओगे, वो आपके लिए हो गया प्रीपेड एक्सपेंस।
पोस्टपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए क्या होगा? पोस्टपेड मोबाइल सिम कार्ड की तरह। पोस्टपेड मोबाइल सिम कार्ड क्या होता है जी? पोस्टपेड मोबाइल सिम कार्ड में आप पहले 1 महीने तक कॉल करते हो, पूरा फायदा उठाते हो, 1 महीने के बाद जाके आपके पास बिल आता है, तब आप उस बिल को भरते हो, तो वो आपके लिए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो पोस्टपेड सिम कार्ड में कैसे जैसे होता है कि आप पहले फायदा उठा रहे हो, बाद में पैसे पे कर रहे हो, इसी तरह आपका होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आप पहले फायदा उठा रहे हो और उसके पैसे बाद में पे कर रहे हो। प्रीपेड में आप पहले पैसे पे करते हो और बाद में फायदा उठाते हो। डिफरेंस समझ आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ आया? अब यहाँ पर हम ये खर्चा देख लेते हैं जो हमने एक सैलरी का करा था और एक रेंट का करा था। ठीक है, रेंट हमारा था 25,000 रुपये महीना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप पहले फायदा उठा रहे हो। आप सैलरी कब पे करते हो? महीने के आखिर में। आपने पहले पूरे महीने अपने एम्प्लॉयज से काम करवा लिया, आप महीने के आखिर में उसके पैसे दोगे। सिमिलरली आपने पहले पूरे महीने उस दुकान की जगह का इस्तेमाल कर लिया, फायदा उठा लिया, और आप महीने के आखिर में किराया दोगे। यदि आप महीने के आखिर में पेमेंट कर रहे हो तो ये आपके क्या हो गए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आपने पूरे महीने इनका फायदा उठाया है। क्लियर है? इतना समझ आया? ठीक है, अब हमने एक्सपेंसेस डिस्कस कर लिया, प्रीपेड पोस्टपेड एक्सपेंसेस डिस्कस कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंटरी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गया, फर्नीचर, एंटिटी। कैपिटल क्या होता है? जो भी बिजनेस में आपने अपनी तरफ से लगाया वो आपका कैपिटल होता है। प्रॉफिट क्या होता है? गेन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, एसेट होता है कोई भी चीज जो आपकी या तो कैश की फॉर्म में आपके पास अपनी रखी हुई है, या जिसका आपको भविष्य में कोई बेनिफिट मिलने वाला है, इकोनॉमिकल बेनिफिट या कोई फायदा मिलने वाला है, वो आपका एसेट होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज जो आपका अपना या तो कैश रखा हुआ है, या कोई भी चीज जो भविष्य में आपको कैश में कन्वर्ट होकर मिलेगी, या जिसके बदले आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, वो आपके लिए एसेट होता है। हमने जो अभी तक देखा, इसमें हम समझते हैं हमारे लिए एसेट क्या क्या हो सकता है। इस एग्जांपल में आपने स्टार्टिंग से चलते हैं, फिर से आपने क्या करा? बिजनेस शुरू करा। बिजनेस शुरू करने के लिए आपने क्या करा? कैश लगाया। कितना कैश लगाया था आपने बिजनेस में? 10 लाख रुपए। तो क्या ये कैश आपका एसेट होगा? हाँ जी होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है और आपका अपना पैसा है, तो ये एक आपका एसेट है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करा था? इस 10 लाख रुपए से आपने दुकान किराए पर ली थी, दुकान के लिए आपने सिक्योरिटी पे करी थी 40,000 रुपए। ये रही वो सिक्योरिटी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमने 40,000 रुपए सिक्योरिटी पे करी थी। इस सिक्योरिटी को जो आपने 40,000 रुपए दिए थे, क्या ये आपको पैसा वापस मिलेगा? हाँ मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप दुकान खाली करके जाओगे। तो ये आपने जो सिक्योरिटी दी है, ये आपकी कैश में कन्वर्ट होगी भविष्य में, इसका आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी मिलेगा। तो क्या ये सिक्योरिटी आपके लिए एसेट है? हाँ जी बिल्कुल, ये जो आपने सिक्योरिटी दी है ये भी आपके लिए एसेट है। नेक्स्ट, आपने सिक्योरिटी दी थी, सिक्योरिटी देने के बाद आपने दुकान ले ली, दुकान पर आपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगवाई थी 5,000 रुपए की। जो आपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, बिजली, पंखे वगैरह लगवाए थे, क्या ये आपका एसेट हो सकता है? जो आपने खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, हाँ ये आपका एसेट होगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे आने वाले सालों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। आगे आने वाले कई सालों तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी आपकी एसेट है, तो ये भी आपका एसेट होगा। ये हमारा एसेट है, ये एसेट है। उसके बाद आपने क्या करा था? आप माल खरीद कर लेकर आए थे, वो माल जो आप आगे अपने बिजनेस में बेचोगे। जो आप माल खरीद के लेकर आए थे, ये माल आपके पास रखा है, जिसे हमने स्टॉक या इन्वेंट्री का नाम दिया था। क्या इसके बदले आपको कैश मिलेगा? भविष्य में आप जब माल बेचोगे तब आपको इसके बदले कैश मिलेगा। तो ये आपके लिए क्या है? स्टॉक और इन्वेंट्री, ये भी आपके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि आपका भविष्य में कैश में कन्वर्ट होगा, तो ये भी आपके लिए एसेट है। अगला, आपने ये माल ले लिया, माल लेने के बाद आपने इस माल को बेचा, आपके पास एक ग्राहक आया मिस्टर एक्स, जिसे आपने 7,000 रुपए का माल उधारी पर बेचा। आपको मिस्टर एक्स से ये पैसे लेने हैं। मिस्टर एक्स आपके लिए क्या है? डेटर है, क्योंकि आपको उससे पैसे लेने हैं। तो क्या डेटर आपका एसेट होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका भविष्य में कैश में कन्वर्ट होगा।
आपको भविष्य में इसके बदले पैसे मिलेंगे, इस व्यक्ति से आपको पैसे मिलेंगे, तो ये डेटर आपका भविष्य में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेटर भी आपके लिए क्या है, एसेट है। फिर आपने कुछ लड़के भी दुकान पे रखे थे, उनको आपने सैलरी पे करी थी, क्या सैलरी पे करना आपके एसेट है? नहीं, आपने इसका फायदा उठाया, फायदा उठाने के बाद आपने पैसे दिए, तो क्या अब आपको इसके बदले कुछ मिलेगा? आपने फायदा पहले उठा लिया, आप बाद में उसके पैसे दे रहे हो, तो क्या आपको इसके बदले भविष्य में कैश मिलेगा या आपको भविष्य में इसके बदले कोई और फायदा मिलेगा? नहीं। जिस महीने की आप सैलरी पे कर रहे हो, आप उस महीने का फायदा ऑलरेडी उठा चुके हो, तो अब आपको और ज्यादा फायदा तो मिलेगा नहीं, तो सैलरी आपका एसेट नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? आपने एडवांस में पैसे दे दिए, आपको उसके बदले फायदा उठाना है, तो जो पैसे आपने एडवांस में दे दिए, क्या आपको उसके बदले भविष्य में फायदा मिलेगा? जी हाँ, आपको उसके बदले भविष्य में फायदा उठाना है। क्या उसके बदले भविष्य में कैश मिलेगा? जी नहीं, उसके बदले आपको भविष्य में कैश नहीं मिलेगा, मगर आपको उसके बदले भविष्य में एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपको उस चीज का इकोनॉमिक बेनिफिट उठाना है भविष्य में, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी आपके लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। समझ आया? कोई भी चीज जो भविष्य में आपकी कैश में कन्वर्ट होने वाली है या कैश के फॉर्म में ऑलरेडी आपके पास है या जिसको आपको भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, वो आपके लिए एसेट है। क्लियर है? इस एग्जांपल में ये सारे हमारे एसेट थे। एसेट, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा एसेट क्या होता है। आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, कोई भी चीज जो आपको भविष्य में कैश में कन्वर्ट होने वाली है या जो आपको भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है या जो आपके पास ऑलरेडी कैश रखा हुआ है, ये आपके एसेट होते हैं। क्लियर है? इतना समझ आया? अब बात करते हैं लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। आपके ऊपर अगर कोई ऑब्लिगेशन है या आपके ऊपर कोई उधार है जिसके बदले आपको भविष्य में पैसा देना है या जिसके बदले आपको भविष्य में कोई चीज़ देनी है, फाइनेंशियल टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में आपको कोई चीज़ देनी पड़े या आपको पैसा देना पड़े भविष्य में, वो आपके लिए उधार होगा। ठीक है, उधार क्या क्या हो सकता है, इसी अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपने बिजनेस शुरू करा था, आपने बिजनेस में सामान लिया, सामान लेते वक्त आपने 7 लाख रुपए का माल कैश में लिया था, 5 लाख का उधार पे लिया था। इस जिस व्यक्ति से आपने माल उधार पे लिया, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। मतलब जिस भी व्यक्ति को मुझे पैसे देने हैं या कोई और चीज़ देनी है जिसकी मेरे ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जिसका मुझे कर्जा देना है, वो मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस टर्म्स में मैंने जिससे माल उधार पे लिया वो मेरे लिए क्रेडिटर है। ये मुझे इसके पैसे दे रहे हैं 5 लाख रुपए, ये मेरे लिए क्रेडिटर है। क्या ये मेरी लायबिलिटी होगा? लायबिलिटी क्या होता है? जो मेरे ऊपर उधार है या जो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है जिसे सेटल करने के लिए मुझे भविष्य में इकोनॉमिक नुकसान उठाना पड़ेगा, फाइनेंशियल टर्म्स में मुझे कुछ देना पड़ेगा, वो मेरे लिए लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पे मुझे इसे भविष्य में 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ये क्रेडिटर मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। ठीक है, भविष्य में क्योंकि मुझे इसे 5 लाख रुपए देने हैं जो मैंने इससे जिसका मैंने इससे सामान उधार पे लिया था, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। समझ आया? अब जब मैंने इससे सामान खरीदा, तो जो मैं सामान खरीदता हूँ बिजनेस में बेचने के लिए, उसे हम कहते हैं परचेज। ठीक है, जो मैं सामान खरीदता हूँ बिजनेस में बेचने के लिए या जिस चीज़ का मैं बिजनेस करता हूँ, जब मैं वो सामान खरीदता हूँ आगे बेचने के लिए, तो उसे मैं कहता हूँ परचेज। परचेज हमारे लिए क्या है? खर्चा है। ठीक है, परचेज हमारे लिए क्या है? खर्चा है। जब हम इस सामान को आगे बेचेंगे उसे हम कहेंगे सेल। सेल हमारे लिए क्या है? इनकम है या रेवेन्यू है। क्लियर है? सेल हमारे लिए रेवेन्यू है, परचेज मेरे लिए खर्चा है। मैंने से 12 लाख का सामान खरीदा था, 7 लाख का कैश में, 5 लाख का उधार। मैंने एक काम करा, मैंने 1 महीने दुकान चला के देखी और मुझे पता लग गया कि उसमें से 1 लाख रुपए का सामान ऐसा है जो नहीं बिक रहा। ठीक है, 1 लाख रुपए का सामान ऐसा है जो मेरे पास नहीं बिक रहा। तो मैंने क्या करा, वो 1 लाख रुपए का सामान इसको वापस कर दिया। खरीदा हुआ सामान जब मैंने वापस करा तो उसे मैं क्या बोलूँगा? परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ सामान जब मैंने वापस करा उसे मैं क्या बोलूँगा? परचेज रिटर्न। ठीक है, जब मैंने वो सामान खरीदा था उसे मैंने परचेज बोला, जब मैंने उसे वापस करा उसे मैं बोलूँगा परचेज रिटर्न। सिमिलरली
मान लेते हैं ये व्यक्ति जो हमसे 7,000 रुपये का सामान लेकर गया था, इसमें से ये हमारे पास आता है 15 दिन बाद और हमें 1,500 रुपये का सामान वापस कर देता है। ठीक है, ये हमें 1,500 रुपये का सामान वापस कर देता है। जब मैंने इसे सामान बेचा था, मैंने उसे क्या बोला, सेल। अब जब ये मेरे को 1,500 रुपये का सामान वापस करेगा, इसे मैं क्या बोलूँगा, सेल रिटर्न। बिका हुआ माल मेरे पास जब वापस आ गया, उसे मैं बोलूँगा सेल रिटर्न। ठीक है, समझ आया? जब मैंने माल बेचा उसे मैंने बोला सेल, जब बिका हुआ माल वापस आ गया उसे मैं बोलूँगा सेल रिटर्न। सिमिलरली जो मैंने माल खरीदा उसे मैं बोलूँगा परचेज, जब मेरा खरीदा हुआ माल मैं वापस कर देता हूँ उसे मैं बोलूँगा परचेज रिटर्न। दोस्तों अभी मैंने आपको एसेट समझाए थे, लायबिलिटी समझाई थी। एसेट क्या क्या होते हैं हमने समझे थे। लायबिलिटी में हमने देखा था क्रेडिटर हमारी एक लायबिलिटी आ रहा था। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो मेरे ऊपर उधार है वो मेरे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या क्या हो सकती है, आपने मान लो बैंक से लोन लिया, वो आपके लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि वहाँ पर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको पैसे लौटाने हैं। क्रेडिटर आपकी एक लायबिलिटी है क्योंकि आपको इस व्यक्ति को पैसा देना है। आपने किसी व्यक्ति से काम करवा लिया, उसकी सैलरी अभी तक नहीं दी या किसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, वो पैसे आपने अभी तक नहीं दिए, वो आपके लिए लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल आपका पोस्टपेड मोबाइल का बिल आपका जब भी आता है वो आपके लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपने उसका बेनिफिट तो कंज्यूम कर लिया बट आपने उसकी पेमेंट अभी नहीं करी है, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। एसेट्स और लायबिलिटीज आपके दो तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर टेन्योर। टेन्योर से मेरा मतलब है कि आप उन्हें कितने टाइम बाद वापस करेंगे या कितने टाइम बाद उन्हें चुकाएंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एसेट और लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं और शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या होते हैं, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है, वो एक बार यहाँ पर समझते हैं। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें, पहले यदि हम एसेट्स की बात करते हैं, हमारे एग्जाम्पल में क्या क्या एसेट्स हैं। आपके पास एक फर्नीचर एसेट है, ठीक है, इसे इस तरह लिख लेते हैं। एसेट्स आपके पास क्या क्या थे, एक फर्नीचर आपका एसेट था, एक आपने सिक्योरिटी दी थी अपनी दुकान के लिए, वो आपका एसेट था, एक आपको मिस्टर एक्स से पैसे लेने हैं जो आपका डेटर है, ये आपका एसेट है, एक आपके पास कैश पड़ा है, ये आपका एसेट है। इसके अलावा आपने प्रीपेड एक्सपेंस जो करा था वो आपका एसेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपके एसेट हैं। ये सारे आपके एसेट्स थे। अब यहाँ पे समझते हैं कि करंट एसेट कौन सा होता है और नॉन करंट एसेट कौन सा होता है। सबसे पहली बात, नॉन करंट एसेट वो होता है जिसका आपको फायदा 1 साल से ज़्यादा समय तक मिलेगा या जो आपका कैश में कन्वर्ट 1 साल के बाद होगा। ठीक है, यूजुअली हम 12 मंथ्स का पीरियड लेकर चलते हैं, तो नॉन करंट एसेट आपका क्या होगा, जिसका आपको फायदा 1 साल से ज़्यादा समय तक मिलेगा या जो आपका 1 साल बाद कैश में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? ये हमारे एग्जाम्पल थे। इसमें से समझते हैं नॉन करंट एसेट कौन कौन से होंगे। फर्नीचर, आपने अपने बिजनेस में फर्नीचर लगाया, क्या आपको इसका फायदा 1 साल से ज़्यादा समय तक मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि जी मैंने तो फर्नीचर बेच दिया था, उसमें मेरे को 3,000 का गेन हो गया था, तो बेटा आपने फर्नीचर बेचा था, आप मान लेते हैं कि आप उसके बदले दूसरा फर्नीचर ले आए थे जो कि आपकी दुकान के साथ ज़्यादा अच्छा जा रहा था। ठीक है, अब ये फर्नीचर जो आपने दुकान में रखा है, क्या आप इसे 1 साल से ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करोगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। क्या आपको इसका फायदा 1 साल से ज़्यादा समय तक मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, नॉन करंट एसेट। कोई भी एसेट जिसका फायदा आपको 1 साल से ज़्यादा समय तक के लिए मिले, वो आपके लिए नॉन करंट एसेट होता है। क्लियर है? ये आपका हो गया नॉन करंट एसेट। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने किस चीज़ के लिए दिया था? दुकान के लिए दिया था। क्या आप 1 साल के अंदर अंदर दुकान छोड़ दोगे? बेटा मान लेते हैं कि आपका बिजनेस चल रहा है और आप 1 साल के अंदर अंदर दुकान नहीं छोड़ोगे। ठीक है, हम यहाँ पर ये अगेन मान रहे हैं कि हमारा बिजनेस चलेगा अच्छा और हम जाहिर सी बात है 1 साल के अंदर अंदर दुकान नहीं छोड़ेंगे, तो क्या ये हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? ये हमें तब मिलेगा जब हम दुकान खाली करेंगे। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें 1 साल से ज़्यादा समय के बाद वापस मिलेगा। जी हाँ, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, नॉन करंट एसेट। ये हमारे लिए हो गया नॉन करंट एसेट। अगली चीज,
आपने मिस्टर एक्स को सामान उधार पे दिया था, मिस्टर एक्स आपका डेटर है, आपको इतना तो समझ आ गया वो डेटर है और वो आपका एसेट है। क्यों? क्योंकि आपको उसके बदले उससे कैश लेना है। बट क्या वो व्यक्ति आपको 1 साल बाद कैश देगा या 1 साल से पहले देगा? बेटा नॉर्मली बिजनेस में यूजुअली इतने लंबे समय का उधार नहीं होता। हमारी कपड़ों की दुकान है तो यूजुअली हमने इतने लंबे समय का उधार नहीं दिया होगा। जाहिर सी बात है, हम ये मान रहे हैं कि 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता या सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर हमें पैसा दे देगा। तो जो आपका 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो रहा है वो आपके लिए क्या होगा? करंट एसेट। क्यों? क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर ये व्यक्ति आपका पैसा दे देगा। 12 महीने से पहले पहले डेटर आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके लिए क्या है? करंट एसेट है। कैश बेटा ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, इसका फायदा आप 12 महीने के अंदर अंदर उठा लोगे, आप इसे इस्तेमाल कर लोगे 12 महीने के अंदर अंदर। तो ये आपका क्या है? करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस, आपने मान लेते हैं मोबाइल की प्रीपेड सिम कार्ड खरीदा था अपने बिजनेस के लिए, क्या आप उसका फायदा उठा लोगे 1 साल के अंदर अंदर? जी हाँ। क्यों? क्योंकि आपने 1 महीने का ही रिचार्ज कराया था, आप अगले 1 महीने में उसका फायदा उठा लोगे। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या है? करंट एसेट है, क्योंकि आपने इसके लिए पैसे दे दिए और अब आपको बस इसका फायदा उठाना रहता है, जो आप अगले 1 महीने में उठा लोगे, विच इज लेस देन 12 मंथ्स। तो ये आपके लिए करंट एसेट है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, आपने जो अपनी दुकान में पंखे, ट्यूबलाइट वगैरह लगवाए थे, बेटा क्या आप इनका फायदा केवल अगले 1 साल में उठा लोगे या आप इनका फायदा 1 साल से ज्यादा समय तक उठाओगे? जाहिर सी बात है, जो आपने दुकान में पंखे, ट्यूबलाइट वगैरह लगवाए हैं, इनका फायदा आप अगले 1 साल से ज्यादा समय तक उठाओगे। तो ये आपके लिए क्या हो गया? नॉन करंट एसेट। ठीक है, समझ आया करंट एसेट क्या होता है और नॉन करंट एसेट क्या होता है? क्लियर है? एसेट को एक और तरीके से क्लासिफाई करा हुआ है, वो है उसकी फिजिकल फॉर्म के ऊपर। जो एसेट आपको दिखाई देता है, जिसका एक फिजिकल डायमेंशन होती है, जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे हम कहते हैं टेंजिबल एसेट। जो आपको दिखाई नहीं देता, जिसे आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जो एसेट की फिजिकल फॉर्म नहीं है, उसे हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, टेंजिबल एसेट जिसकी फिजिकल फॉर्म है, जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, दैट इज योर टेंजिबल एसेट। जो आपको ना दिखाई देता है, जो ना आप छू सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बट स्टिल आपको उसका फायदा मिल रहा है, वो आपका होता है इनटेंजिबल एसेट। सबसे पहले समझते हैं हमारे इस एग्जांपल में क्या क्या टेंजिबल एसेट है। ठीक है, फर्नीचर आपका टेंजिबल एसेट है, क्योंकि आपकी उसकी फिजिकल फॉर्म है, आपको वो छू सकते हो, देख सकते हो। डेटर टेंजिबल एसेट है, क्योंकि आपको पता है आपको किस व्यक्ति से पैसा लेना है, आपको मिस्टर एक्स से लेना है। मिस्टर एक्स एक फिजिकल फॉर्म है, उस आदमी को आप छू सकते हो, देख सकते हो, तो ये भी आपका टेंजिबल एसेट है। कैश दिखाई देता है, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, टेंजिबल एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस, ये आपको दिखाई नहीं देता, इसे आप छू नहीं सकते, इसे आप महसूस नहीं कर सकते, आपने एडवांस में खर्चा कर दिया, अब आपको बस उसका बेनिफिट उठाना है, तो ये आपका इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल हम नॉन करंट एसेट्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो हम यहाँ पे केवल नॉन करंट एसेट्स को डिटरमाइन करेंगे, वो टेंजिबल है इनटेंजिबल। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये भी आपका टेंजिबल एसेट्स है। अब बात ये आती है कि अगर ये सारे टेंजिबल एसेट्स हैं तो हमारा इनटेंजिबल एसेट क्या होगा? ठीक है, हमारा इनटेंजिबल एसेट क्या होगा? इनटेंजिबल एसेट का आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपने कंप्यूटर में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डलवाया जिससे आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस करना और ज़्यादा स्मूथ हो गया, वो सॉफ्टवेयर आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी दुकान पर जाते हो तो यूजुअली आप देखोगे कि उन लोगों के पास एक बारकोड स्कैनर होता है, जिससे वो आपके प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करते हैं और उसका बिल निकल आता है। तो वो जो बारकोड को स्कैन करने वाला सॉफ्टवेयर है, क्या आपको उसका फायदा मिल रहा है? जी हाँ, आपको उसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है बिजनेस में। तो वो आपके लिए क्या हो गया? वो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया और वो आपके लिए इनटेंजिबल एसेट हो गया। ठीक है, आपका जो बारकोड स्कैनिंग करने वाला सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो आपके लिए क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। इसका एक अगला एग्जांपल होता है गुडविल।
बेटा गुडविल होता है कि आपकी मार्केट में आपके बिजनेस का कितना नाम है, आपके बिजनेस की कितनी वैल्यू है, आपकी मार्केट में कितनी इज्जत है। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर के आसपास कोई ना कोई एक ऐसी दुकान होगी जो बहुत फेमस होगी यूजुअली, जिससे सब लोग सामान खरीदने जाते होंगे। क्यों? क्योंकि वो दुकान फेमस है, या तो रीजन नहीं वो आपको सस्ते में सामान देता है, या उसका नेचर बहुत अच्छा है, वो हमेशा सबसे हंस के बात करता है, या उसके सामान की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एटसेट्रा। कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट अगर कोई भी ऐसी दुकान है जो फेमस है, जिसके पास ज़्यादातर लोग जाते हैं सामान खरीदने, तो क्या उस व्यक्ति को उसके फेमस होने का फ़ायदा मिल रहा है? जी हाँ। क्या वो फ़ायदा इकोनॉमिक टर्म्स में मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति उसके पास सामान खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, आप उसी से सामान अक्सर लेते हो, तो जाहिर सी बात है उसकी सेल ज़्यादा हो रही है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो उसे उस चीज़ का इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। बट सवाल ये है, जो उस व्यक्ति का मार्केट में नाम है, जो उस व्यक्ति ने अपनी अच्छी पहचान बनाई है, उसे हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहेंगे? उसे हम अकाउंटिंग टर्म्स में गुडविल कहते हैं। तो गुडविल दोस्तों यही होता है कि आपका मार्केट में कितना नाम है, आपने कितना बड़ा अपने आप को एज अ ब्रांड क्रिएट करा हुआ है, या आपकी कितनी मार्केट में वैल्यू है, आपको लोग कितना पसंद करते हैं, वही आपकी गुडविल है। और इसके बदले में आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, वो आपका इंटेंजिबल एसेट है। तो गुडविल इज योर इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि आपका मार्केट में नाम है, इसकी वजह से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है डेफिनेटली। दैट इज व्हाई गुडविल कम्स अंडर योर इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, एसेट्स आपको समझ आ गए? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने समझे एसेट्स। ओके, तो मान लेते हैं आपको यहाँ तक एसेट्स समझ आ गए होंगे। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, टेंजिबल एसेट क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या है। कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया, एंटिटी कर लिया, एसेट्स हमने कर लिया। एसेट्स के अंदर फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, स्टॉक, कैश, बिल्डिंग, कुछ भी, डेटर, ये सारे आपके एसेट्स होते हैं, हमने डिस्कस कर लिए। क्रेडिटर हमने डिस्कस करा, लायबिलिटी में बैंक लोन मैंने बता दिया आपको लायबिलिटी होती है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, वो हमने डिस्कस कर लिया। प्रीपेड एक्सपेंस, पोस्टपेड एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट गेन, सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम अगली क्लास में बाकी बची हुई टर्म्स डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं बची है, एक मेन आपकी जो टर्म बची है वो है लायबिलिटीज़, जो हमें डिस्कस करना है। उसके अलावा हमारी 2-4 छोटी मोटी टर्म्स है। फॉर एग्जांपल आपका हो गया एंटिटी किसे कहते हैं, बैड डेट किसे कहते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बेसिस पे जो हमने समझा है, इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।